हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन सेतु। दो बिंदुओं पर इस टॉपिक को पढ़ेंगे। पहला बिंदु है सिद्धांत और दूसरा है सूत्र की स्थापना। दो बिंदुओं पर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या उपयोगिता है, इसका निर्माण किस कार्य के लिए किया गया और किसने और किस सन में इसका निर्माण किया। ये सारी चीज़ें हम सिद्धांत वाले टॉपिक में लिख देंगे, जिसको हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो सन 1842 में किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इंग्लैंड के वैज्ञानिक AC व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या उपयोगिता है, किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना। अगर किसी चालक में कोई रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, उसको हम अज्ञात प्रतिरोध कहेंगे। जिसका मान हमको पता नहीं है वो अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस कहलाएगा। और अज्ञात प्रतिरोध का कैलकुलेशन करने के लिए व्हीटस्टोन ने AC व्हीटस्टोन ने एक ब्रिज का निर्माण किया, एक सेतु का निर्माण किया, एक उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का। तो आपने क्या जाना कि व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से हम किसी चालक का अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब उन्होंने किया क्या, उन्होंने 4 प्रतिरोध लिए और चतुर्भुज की 4 भुजाओं में व्यवस्थित कर दिया। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध होते हैं जो एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में जुड़े होते हैं। और चतुर्भुज में चूंकि 2 विकर्ण होते हैं तो चतुर्भुज के एक विकर्ण के बीच में सेल तथा दूसरे विकर्ण के बीच में धारामापी जोड़ दिया जाता है। अभी फिगर ड्रा करेंगे तो सारी चीज़ें उसमें दिखेंगी। अच्छा, 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, उन सब के मान इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप न हो। इस स्थिति में सेतु संतुलन की स्थिति में कहा जाता है। और जब सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो उसके किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 अन्य संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q = R/S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो सबसे पहले हम जब थ्योरी लिखेंगे इसकी तो इतनी कहानी लिखेंगे। अब आइए इसको हम समझते हैं। जो चीज़ें हमने यहाँ पे कहा है उसको फिगर ड्रा करके, विद्युत परिपथ खींच करके समझते हैं। और सिद्धांत के बाद जो दूसरा बिंदु होगा वो सूत्र की स्थापना। तो चलते हैं, सूत्र की स्थापना करेंगे और सूत्र की स्थापना में ही जो है हमारा फिगर होगा, हमारा विद्युत परिपथ होगा। तो इस प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है वो है सूत्र की स्थापना। यानी कि हम लास्ट में P/Q = R/S निकाल के दिखाएंगे कि कैसे इसको हमने डिराइव किया है। सूत्र की स्थापना करने के लिए हम सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज बनाते हैं। तो जिस तरीके से एक चतुर्भुज होता है ना, चतुर्भुज की एक भुजा ऐसी और उस भुजा में एक रेजिस्टेंस लगा दिया इस तरीके से। दूसरी भुजा ऐसी होगी तो एक रेजिस्टेंस उसमें लगा दिया। एक भुजा ऐसी होगी उसमें लगा दिया। तीन भुजाएं हो गई और चौथी भुजा हो जाएगी ऐसी, उसमें लगा दिया रेजिस्टेंस। इस तरीके से 4 भुजाओं में 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। धारामापी के का एक व्हीटस्टोन ब्रिज यानी कि चतुर्भुज का जो एक विकर्ण है वो इधर से खींचा जाएगा। तो इस विकर्ण में एक धारामापी, ठीक है ना, धारामापी ये लगा दिया और एक कुंजी जोड़ देंगे। इस तरीके से एक धारामापी जोड़ दिया है और एक कुंजी इस तरीके से रहेगी, ये वाली। ये हो गई धारामापी। और ये जो दूसरा विकर्ण है, दूसरे विकर्ण में हम एक सेल जोड़ देंगे और एक कुंजी जोड़ देंगे। ऐसे एक सेल जोड़ दिया और एक कुंजी इस तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया।
सेल का धन सिरा, सेल का ऋण सिरा, सेल का विद्युत वाहक बल E और कुंजी कैपिटल K। धन सिरे से धारा बहना शुरू होगी। अच्छा, चार भुजाओं में जो प्रतिरोध लगे हैं उनका नामकरण कर देते हैं, उनका नाम अलग अलग है। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S प्रतिरोध। यहाँ से कैपिटल I धारा प्रवाहित होगी और बिंदु A पर, यहाँ पे हम बिंदुओं को नाम दे देते हैं। A हो गया, ये बिंदु B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। धारा जब बिंदु A पर पहुँचेगी तो दो भागों में विभाजित होगी। सबसे पहले एक धारा इधर जाएगी, फिर एक धारा इस ब्रांच में जाएगी। ये वाली धारा यहाँ से होते हुए बिंदु B पर कुछ धारा यहाँ पे चली जाएगी और कुछ धारा यहाँ पे चली जाएगी। फिर यहाँ पर बहने वाली धारा, ये वाली धारा किधर से जाएगी, ये वाली धारा इस ब्रांच में जाएगी। ऐसे यहाँ से गई और यहाँ पे गई। धाराओं का भी नामकरण यहाँ पे कर देते हैं, कौन सी धारा कहाँ पे होगी। तो ये वाली धारा हो गई I1, इसको हमने नाम दे दिया I1 धारा, ठीक है। और इस वाले धारा को जो B से क्रॉस हो रही है, जो प्रतिरोध Q में जा रही है, उसको I2 नाम दे दिया। जो प्रतिरोध R में जा रही है उसको I3 नाम दे दिया। ये धारा I3 हो गई। धारामापी में जाने वाली धारा को हमने नाम दे दिया IG, ये धारामापी से होकर गुजर रही है। और प्रतिरोध यश से जाने वाली धारा का नाम हमने दे दिया I4। ये तो इतनी धाराएं जो है I1, I2, I3, I4 और IG धारा इस जो है व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रवाहित हो रही है। अब इस फिगर की सहायता से, इस ब्रिज की सहायता से हम व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है P/Q = R/S, उसको यहाँ पे जो है हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जो है फार्मूला ड्राइव करते हैं। सीधे सीधे हम आ जाएंगे चित्रानुसार। इसको मिटा देते हैं, सिद्धांत को हटा देते हैं। इस फिगर की सहायता से हम सिद्ध करने का प्रयास करेंगे P/Q = R/S। दिए गए परिपथ में बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ के दोनों नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है ना। केसीएल क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी धाराएं मिल रही हैं बिंदु संधि बी पर, जो है कौन सी धाराएं। तो एक चीज़ और हम जानते हैं कि संधि की ओर आने वाली धाराएं और संधि की ओर जाने वाली धाराएं। जो धारा संधि की ओर आती है वो धनात्मक होती है और जो धारा संधि से दूर जाती है वो ऋणात्मक मानी जाती है परिपाटी के अनुसार। तो यहाँ पे I1 धारा जा रही है, संधि पर पहुँच रही है, और I2 धारा और IG धारा जो है वो संधि से दूर जा रही है। तो I1 धनात्मक होगी और I2 और IG दोनों धाराएं कैसी हो जाएंगी, ऋणात्मक होंगी। तो इनका जो इक्वेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, उसका इक्वेशन इस तरीके से बनेगा कि I1 माइनस I2 और माइनस IG = हो गया 0 के। ये इक्वेशन बन गया। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि I1 = I2 + IG के, ठीक है ना। अब अगर सेतु संतुलन की स्थिति में है, हमने सिद्धांत में पढ़ा था कि संतुलन की स्थिति कब प्राप्त होती है, अगर चारों प्रतिरोधों के मान इस प्रकार से व्यवस्थित किए जाएं कि धारामापी में जो उसका संकेतक है वो 0 पर हो, है ना। संकेतक 0 पर है, इसका मतलब इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है।
तो सेतु की संतुलन की स्थिति में आई जी का मान क्या हो जाएगा? 0। तो लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में आई जी इक्वल टू क्या हो गया? 0। इसलिए जो अपने को एक इक्वेशन प्राप्त होगा I1 इक्वल टू I2 के, ये जो पहला इक्वेशन अपने को प्राप्त हो गया, इसको हम चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो हम बिंदु बी पर हमने कौन सा नियम लागू किया? किरचॉफ का प्रथम नियम। अब चलते हैं बिंदु डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लागू करते हैं। अब बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से डी पर लागू करके दूसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि I3 धारा डी पर पहुँच रही है और IG धारा भी डी पर पहुँचेगी, है ना। आने वाली धाराएं कौन कौन सी हो गई? I3 और IG, और जाने वाली धारा कौन सी हो गई? I4 हो गई। तो इसका जो इक्वेशन बन जाएगा वो इस तरीके से बनेगा I3 प्लस IG, ये दोनों धाराएं आ रही हैं और I4 धारा जो है संधि से दूर जा रही है, तो इसका इक्वेशन इस तरीके से लिखेंगे। संतुलन की स्थिति में क्या लिखते हैं? IG बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू 0 के हो गया संतुलन की स्थिति में। तो इसलिए जो हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा वो I3 इक्वल टू I4 के होगा। ये सेकेंड इक्वेशन अपने को प्राप्त हो गया। तो हमने दो बिंदुओं पर किरचॉफ का प्रथम नियम लागू करके दो समीकरण प्राप्त किया, I1 इक्वल टू I2 के और I3 इक्वल टू I4 के। अब चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम का उपयोग करके दो अन्य समीकरण प्राप्त करते हैं यहाँ पे। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो क्या कहता है? वो किसके लिए है? किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के लिए है। किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है वो उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। तो इस विद्युत परिपथ में हम ये देख रहे हैं कि इस विद्युत परिपथ में दो बंद जाल हैं। एक जाल है A, B, D और A, ये क्लोज्ड लूप कहलाएगा, है ना। इसको पास भी बोलते हैं और बंद जाल भी बोलते हैं, क्लोज्ड लूप भी बोलते हैं। दूसरा बंद जाल कौन सा हो जाएगा? B, C, D और B, यहाँ ये और ये। तो इसमें अलग KVL लागू होगा, इसमें अलग KVL। तो सबसे पहले किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ A, B, D, A में, ठीक है ना। इस परिपथ में हम किरचॉफ का दूसरा नियम लागू करेंगे। तो बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोध I1 और P, बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो जाएगा? यहाँ पे I1P। धारा की दिशा के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। फिर धारा की दिशा हमको सीधी मिल रही है तो ये प्लस IG, और इसका जो प्रतिरोध होगा धारामापी का उसको हम कैपिटल G से दर्शा रहे हैं, तो IG। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में चलते हैं तो धारा उल्टी हो रही है तो धारा निगेटिव हो जाएगी। तो जो तीसरा पॉइंट हो गया तो I3R वो निगेटिव हो जाएगा। तो अगर किरचॉफ का दूसरा नियम लागू करते हैं तो यहाँ पे जो इक्वेशन मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा I1P प्लस IG और कैपिटल G और माइनस I3 कैपिटल R इक्वल टू किसके हो गया? देखते हैं क्या इसमें कोई विद्युत वाहक बल है? कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, तो यहाँ पे हमने 0 कर दिया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ कैपिटल G क्या है? वो धारामापी का प्रतिरोध है।
संतुलन की स्थिति में, जब सेतु संतुलन की स्थिति में होगा उस समय आई जी का मान क्या हो जाएगा? 0। संतुलन की स्थिति में आई जी इक्वल टू हो गया 0। देयरफॉर जो इक्वेशन हो जाएगा वो I1P, अब ये पूरा 0 हो चुका है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं I1P माइनस I3R इक्वल टू 0 के, या I1P इक्वल टू I3R के। ये आपको तीसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का तीसरा इक्वेशन प्राप्त हो गया, जो कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ ABDA में लागू किया गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा विद्युत परिपथ क्या है। ये तीसरा इक्वेशन मिल गया I1P इक्वल टू I3R के। अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ को यहाँ पे बदल देते हैं। अब परिपथ क्या हो गया? B, C, D और B में, B, C, D, B में। यहाँ पे देखते हैं अगर धारा की दिशा में हम चलना शुरू करते हैं तो I2Q, लेकिन यहाँ पे धारा उल्टी हो रही है। अगर हम इस डायरेक्शन से चलना शुरू करते हैं, BC से चलें, B से C की ओर, C से D की ओर और D से A की ओर, ये पॉजिटिव मिलेगी और बाकी दो धाराएं कैसी हो जाएंगी? निगेटिव मिल जाएंगी। ये तो जो इसका इक्वेशन बनेगा वो इस तरीके से बनेगा I2Q माइनस I4S माइनस IG कैपिटल G इक्वल टू 0 के। संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा? संतुलन की स्थिति में IG इक्वल टू हो गया 0 के। अब जब IG 0 हो गया है तो इक्वेशन क्या बनेगा? इस देयरफॉर I2Q माइनस I4S इक्वल टू 0, या चौथा समीकरण मिल जाएगा I2Q इक्वल टू I4S के। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन प्राप्त हो गया। तो इस फिगर में, इस विद्युत परिपथ में किरचॉफ के प्रथम नियम का यूज करके हमने दो समीकरण प्राप्त किए। किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल में बहने वाली धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इन दोनों नियमों का उपयोग करके हमने 4 समीकरण प्राप्त किए। अब जो है हम इसको फाइनल टच देंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर। ऐसा करते हैं, अगला स्टेप हमारा क्या हो गया? अब समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर, तो समीकरण 3 क्या है? I1 इस तरीके से हो जाएगा I1P अपॉन I2Q के, इधर हो जाएगा I3R अपॉन I4S के। अब हम समीकरण 1 में क्या देखेंगे कि I1 बराबर है I2 के और I3 बराबर है I4 के। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो 1 व 2 से जब मान रखेंगे तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं कि I1 बराबर है I2 के, तो I2 कैंसिल हो जाएगा तो P अपॉन Q मिल जाएगा। I3 I4 के बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो R बटे यस प्राप्त हो जाएगा। तो जब मान रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S के। और यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है।
तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स का टॉपिक पढ़ा, व्हीट स्टोन ब्रिज। कंप्लीट स्टडी हमने किया, बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स इसको अच्छी तरीके से समझेंगे और फिर अपने नोट्स में लिखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।